है ना। दो क्राइटेरिया था आपका, या आप इसको क्राइटेरिया बोल लो या इसको आप ड्राइविंग फोर्स बोल लो, जो आपके एक रिएक्शन को ड्राइव करवा रहे हैं, चलवा रहे हैं। ठीक है, बुक रखेगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला हेडिंग डालना। एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वांटिटी इज एंट्रोपी। एंट्रोपी, जो हमने रैंडमनेस की बात की थी ना, रैंडमनेस का मेजरमेंट एंट्रोपी से होता है। और आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का तो पता है, उसका मेजरमेंट डेल एच से होता है, कि डेल एच पॉजिटिव है तो डेल एच नेगेटिव है तो एक्सो, करेक्ट। तो हम रैंडमनेस का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एंट्रोपी होता है। ठीक है, इसमें लिखना नीचे, इट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर, इट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। रैंडमनेस मतलब समझते हैं ना, जो रैंडम मतलब ऑर्डर में नहीं है, इधर उधर रैंडम। तो इट इज, क्या लिखे, इट एक्सप्रेस द एक्सटेंट, इट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर है वो आप एंट्रोपी से बता सकते हो। इट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम एंड इज रिप्रेजेंटेड एज, and is represented by लिखना, and is represented by, and is represented by S, capital S, and is represented by capital S, entropy, and is defined as, and is defined as, and is defined as follows, and is defined as follows, and is defined as follows। definition लिखना इसमें, entropy is a measure of randomness, entropy is a measure of randomness, entropy is a measure of randomness or disorder of the system। entropy is a, ये definition है entropy की, is a measure of randomness or disorder of the system, disorder of the system। ये तो उसकी क्वालिटेटिव मीनिंग हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। देखिए, जैसे एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या था, हीट कंटेंट, सुन रहे हो इधर। एंथैल्पी का मीनिंग क्या था, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, आपके सिस्टम के अंदर कितना हीट है उसका मतलब एंथैल्पी था, डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ये उसका मीनिंग हो गया, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। पर इसका हमने फॉर्मूला भी देखा था कि H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी, H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी। फिर अपन ने डेल एच भी निकाला था, H2 माइनस H1, जो कि अगर नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो बात हो गई थी एंथैल्पी की। अब यही काम हमें किसमें करना है, एंट्रोपी पे। तो एंट्रोपी किसका मेजरमेंट है, उसी सिस्टम के रैंडमनेस का, उसी सिस्टम के रैंडमनेस का। ठीक है, और उसको अपन डिनोट करेंगे कैपिटल एस से। फिर यहां भी S2 S1 होगा, फिर डेल एस होगा, चेंज इन एंट्रोपी, कि पहले आपका रिएक्टेंट की एंट्रोपी S1 थी, प्रोडक्ट की एंट्रोपी S2 गई, तो चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1 इज डेल एस, चेंज इन एंट्रोपी। और जनरली हमने लास्ट क्लास में भी देखा था ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा रैंडम कौन है, गैस। तो रैंडमनेस ऐसे डिक्रीज इंक्रीज होती है, इंक्रीज बोलूंगा ना, सबसे कम किसके पास है, सॉलिड, उसकी ज्यादा, उससे ज्यादा लिक्विड ज्यादा रैंडम है उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कौन रैंडम है, गैस। तो अगर इसका रैंडमनेस S1 है, इसका रैंडमनेस S2 है, तो S2 माइनस S1 विल बी डेल एस, S2 माइनस S1, जो कि अभी क्या होगा, पॉजिटिव। अभी क्या होगा, पॉजिटिव। और अभी क्या होगा, पॉजिटिव। समझ रहे क्या, क्योंकि रैंडमनेस का वो तो अपना सेकंड क्राइटेरिया को तो अपन कंटिन्यू करें ना। पहला क्राइटेरिया तो एनर्जी क्राइटेरिया था, एनर्जी क्राइटेरिया अपन पढ़ चुके हैं, एंथैल्पी। सेकंड क्राइटेरिया पे फोकस कर रहे हैं, व्हिच इज एंट्रोपी। क्या था सेकंड क्राइटेरिया,
टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, कोई रिएक्शन होता है बिकॉज उसकी टेंडेंसी है एक्वायर करने की मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द ग्रेटर द रैंडमनेस, द ग्रेटर द रैंडमनेस, द ग्रेटर द रैंडमनेस, द हायर इज द एंट्रोपी। The greater the randomness, the higher is the entropy. The greater the randomness, the higher is the entropy. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना the order of randomness, the order of randomness of solid, liquid and gas is, the order of randomness of solid, liquid and gas is, of solid, liquid and gas is gas, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना, लिक्विड, ग्रेटर देन का साइन लगाना, सॉलिड। ठीक है, गैस इज मोर रैंडम देन लिक्विड, इज मोर रैंडम देन सॉलिड, ये रहा ऊपर वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में लाइक इंटरनल एनर्जी, लाइक इंटरनल एनर्जी, लाइक इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, like internal energy and enthalpy, entropy is also a state function. Entropy is also a state function. हमने इसके पहले इंटरनल एनर्जी U पढ़ा था, एंथैल्पी H भी पढ़े, ये दोनों ही क्या थे हमारे, स्टेट फंक्शन। इन द सेम वे एंट्रोपी भी क्या है, स्टेट फंक्शन, इज अ स्टेट फंक्शन। फुल स्टॉप। द चेंज इन इट्स वैल्यू इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज। The change in its value is called entropy change. The change in its value is called entropy change. The change in its value is called entropy change, represented by del S, represented by del S, और equal to होता है del S is equals to S2 minus S1, यानी कि sum of enthalpies of products minus sum of entropy of, sorry enthalpy बोल दिया मैं, entropy of product minus sum of entropy of reactants। ये समेशन का साइन है ना, समेशन। जितने भी प्रोडक्ट होंगे उन सबके एंट्रोपी को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी रिएक्टेंट होंगे उन सबके एंट्रोपी को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका चेंज इन एंट्रोपी डेल एस। क्लियर है, ऐसे अपन ने डेल यू निकाला था, ऐसे अपन ने डेल एच निकाला था, और अब डेल एस। ठीक है, चलो ये तो इसकी क्वालिटेटिव मीनिंग होगी, रैंडमनेस की बात कर रहे हैं अपन, पर इसको मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर इट, कुछ फॉर्मूला होना चाहिए ना। जैसे अपन ने एंथैल्पी के लिए बोला कि H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को उसके साथ वर्क डन को ऐड कर दो, PV इज द वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो आपको उस सिस्टम की एंथैल्पी मिल जाती है। इन द सेम वे कुछ फॉर्मूला होना चाहिए जिससे अपन एंट्रोपी भी कैलकुलेट कर सके, तो नीचे लिख देंगे क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली entropy can be, quantitatively entropy change, quantitatively entropy change may be expressed as follows. Quantitatively entropy change may be expressed as follows, may be expressed as follows। फर्स्ट पॉइंट लिखना, दो पॉइंट लिखते हैं फिर उसका फॉर्मूला आ जाएगा, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, when a system absorbs heat, when a system absorbs heat, when a system absorbs heat, क्या होना चाहिए, उसका रैंडमनेस बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, थोड़ी ना होता है पहले कुछ भी आए बोल दिए। हाँ, कोई भी आप कोई भी सिस्टम ले लो, आप जब उसमें हीट करोगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, है ना। तो when a system absorbs heat, randomness increases, randomness increases because उसके molecules will start moving faster, right? Randomness increases। ठीक है,
ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, यानी कि अपन क्या बोल रहे हैं कि डेल एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू मतलब हीट ना, जितना हीट दोगे रैंडमनेस बढ़ेगा। अपन एक फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, किसका? डेल एस का, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट से अपन ये तो कंक्लूड कर दिए कि डेल एस और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट लिखो, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर, for the same amount of heat absorbed at low temperature, for the same amount of heat absorbed at low temperature, the disorder is more than at high temperature. For the same amount of heat absorbed at low temperature, the disorder is more than at high temperature. इसका क्या मीनिंग हुआ? आपके पास दो बॉडी है, समझना। एक बॉडी, सुन रहे क्या? लिख लो पहले, चलो। For the same amount of heat absorbed at low temperature, the disorder is more than at higher temperature. तो आप ऐसा समझना कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है ना, दोनों सेम ऑब्जेक्ट है बट दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे, एक हाई टेम्परेचर पे और एक लो टेम्परेचर पे है। आपने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी, तो रैंडमनेस लो टेम्परेचर वाले की ज्यादा बढ़ेगी, हाई टेम्परेचर वाले की ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये बोलना चाह रहा था। उसका रीजन है, देखो हाई टेम्परेचर वाला पहले से ही रैंडम है ना, आपने हीट दिया तो रैंडमनेस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर ये तो एकदम जीरो रैंडमनेस में था, राइट। तो इसका रैंडमनेस में बहुत ज्यादा चेंज आया। वो तो पहले से ही रैंडम था, थोड़ा बहुत और रैंडमनेस बढ़ गई होगी उसकी, पर ये तो एकदम रैंडम नहीं था, लो टेम्परेचर पे था। जैसे आपने हाई टेम्परेचर किया, इसकी रैंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो डेल एस की वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी जहां लो टेम्परेचर है। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला कि डेल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी, क्यू बाय टी। तो कॉमन लेके यहाँ पे लिखना, दैट इज इसी पॉइंट में सेकंड पॉइंट में ही, दैट इज एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, नीचे लिखना, combining the above 2 points, combining the above 2 points, combining the above 2 points, entropy change can be expressed as, combining the above 2 points, entropy change can be expressed as del S is equals to Q by T, del S is equals to Q by T, del S is equals to Q by T। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना, तो यहाँ पे अपन ReV लिख देते हैं, Q रिवर्सिबल बाय T। इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज, ये जो लिखे ना इसी को डिफाइन कर रहे हैं। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज the amount of heat absorbed, amount of heat absorbed, amount of heat absorbed isothermally, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, आइसोथर्मिक प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, absorbed isothermally and reversibly, and reversibly, and reversibly divided by the temperature at which heat is absorbed, divided by the temperature at which heat is absorbed, divided by the temperature at which heat is absorbed, divided by the temperature at which heat is absorbed। इसका यूनिट क्या होगा? ऊपर वाला जूल पर केल्विन, लिख लो यूनिट नीचे। यूनिट विल बी जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन। हीट का यूनिट तो कैलोरी भी हो सकता है ना, तो यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट तो जूल पर केल्विन ही होगा। यूनिट विल बी जूल पर केल्विन, पर मोल भी हो सकता है ना, अगर पर मोल के हिसाब से डिफाइन करें, जैसे अपन ने एंथैल्पी में तो ये लिखा था ना, किलो जूल पर मोल, है ना। अगर पर मोल के बारे में बात कर रहे हो तो पर मोल भी आ जाएगा, जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन।
ठीक है, कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिएगा, चलिए। प्रेडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग predict in which of the following predict in which of the following entropy increases or decreases। नीचे कुछ प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, आपको बताना इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। प्रेडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। पहला प्रोसेस है अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू अ सॉलिड। इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं अपन। ठीक है, सेकेंड लिखना, टेम्परेचर ऑफ अ crystalline solid is raised from 0 Kelvin to 115 Kelvin। टेम्परेचर राइज करा रहे हैं तो इंक्रीज होगा। ठीक है, थर्ड रिएक्शन दिया हुआ है, थर्ड 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग, इसको जब हीट करते हैं इट गिव्स Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। बेकिंग सोडा होता है ये, बेकिंग सोडा Na2CO, हाँ इंक्रीज, क्योंकि यहां पे क्या बन रहे, गैस, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड लास्ट, हाँ वहीं से पता चल जाएगा, बाकी स्टेट चेंज भी हो रही है। ठीक है, हाँ हाइड्रोजन 2H, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए ना, पहले हाइड्रोजन 1 मोल था, अब हाइड्रोजन एटम 2 मोल हो गए, तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट केस में बस डिक्रीज हो रहा है, बाकी तीनों केस में क्या है, इसमें सारे चारों के आंसर। फर्स्ट केस में डिक्रीज है, बाकी तीनों केसेस में क्या है, इंक्रीज। ठीक है, ठीक है, एक सबहेडिंग डालना, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज के टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करनी है अपन को, कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। क्या देख के बताएंगे, उसका डेल एस वैल्यू। तो क्या लगता है आपको, डेल एस की क्या वैल्यू होनी चाहिए? आपको तीन ऑप्शन देता हूं मैं कि डेल एस की क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे आप ये कंक्लूड करोगे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। कि डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए या जीरो। ये तीन तो हो सकता है ना, इसके अलावा चौथा क्या हो जाएगा सोचिए, क्योंकि अपन पिछले क्लास में पढ़े हैं ना रैंडमनेस का क्या होता है जब एक प्रोसेस होता है, तो रैंडमनेस इंक्रीजेस, राइट। तो पॉजिटिव डेल एस क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर डेल एस नेगेटिव मतलब रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है ना, तो डेल एस नेगेटिव आएगा। अरे आपका पहले सिस्टम का रैंडमनेस S1 था, अब वो बढ़ के S2 हो गया, तो S2 माइनस S1 पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ हाँ, दोनों चीज होती है ना, स्टेट चेक में तो हीट गेन भी होती है, लूज भी होती है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे प्रोसेसेस में रैंडमनेस बढ़ती है, जैसे एनर्जी वाज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू डिफाइन द स्पॉन्टेनिटी, वैसे ही रैंडमनेस इज आल्सो नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू डिफाइन स्पॉन्टेनिटी। दोनों मिलके बताएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। जैसा मैंने लास्ट क्लास में देखा था ना कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, उसके कारण आप ये तो बोल सकते हो कि सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एंडोथर्मिक नहीं होते हैं। एंडोथर्मिक भी तो हो रहे क्योंकि उनके अंदर रैंडमनेस बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या तो सिस्टम कम एनर्जी की तरफ जाए या सिस्टम ज्यादा रैंडमनेस की तरफ जाए। दोनों में से कोई एक प्रोसेस होना चाहिए, तभी सिस्टम प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, अदरवाइज द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। पर अभी अपन यहाँ पे अगर सिर्फ डेल एस के टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी डिफाइन कर रहे हैं तो डेल एस शुड बी पॉजिटिव। डेल एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव में नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे अभी,
और 0 में क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब हाँ इसका इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटी सेम हो गया है। अब रिएक्शन चल तो रहा है बट चलता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जितने देर में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं उतनी देर में प्रोडक्ट वापस ही रिएक्टेंट बना दे रहे हैं, तो उनकी एंट्रोपी बराबर ही हो जाएगी ना दोनों की। अरे एक सॉलिड यहां से कम होकर लिक्विड बना, लिक्विड बन के वापस सॉलिड बन गया, तो जितना रैंडमनेस यहाँ था अभी भी उतना ही है, यहाँ जितना था अभी भी उतना ही है। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से सिर्फ चेंज हो रहा है यहाँ पर तो गैस ज्यादा बन रही है तो रैंडमनेस बढ़ रही है, नहीं। अब तो प्रोसेस की स्पीड सेम हो गई है दोनों साइड से। इक्विलिब्रियम अपन 2-3 बार आपको बता चुका हूँ, हालांकि अपन इक्विलिब्रियम अभी पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हैं, बस इस चैप्टर में 2-3 बार इक्विलिब्रियम वर्ड आया है। पहले मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम में दोनों साइड से स्पीड सेम हो जाती है, और ये कौन अचीव करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल तो कंप्लीट होते हैं पूरे, रिवर्सिबल वाले इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। यानी क्योंकि उनमें क्या होता है, दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहे हैं, तो कभी रिएक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं, इतना भी आप लाख कोशिश कर लो, क्योंकि जितने देर में रिएक्टेंट खत्म होने का चाहेगा उतने देर में प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बना देगा, तो रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होगा। रिएक्टेंट्स कभी खत्म होंगे ही नहीं। बट एक समय ऐसा जरूर आ जाएगा कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, ना कम होगी, ना प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, ना बढ़ेगी नहीं, ना ये कम होगी। तो ऐसा हमको लगेगा कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट रिएक्शन हो रहा है, अंदर अंदर रिएक्शन हो रहा है, धीरे से एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, उतने देर में एक प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बन जा रहा है, तो द एंट्रोपी रिमेन सेम। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए डेल एस 0। ठीक है, चलो लिखना इसमें नीचे, फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, for all spontaneous processes the total entropy change must be positive. For all spontaneous processes the total entropy change must be positive. Must be positive. Must be positive. नेक्स्ट टाइम लिखेंगे टोटल एंट्रोपी चेंज, total entropy change is also termed as entropy change of the universe. Entropy change of the universe. Entropy change of the universe, which is equal to the sum of entropy change of system, entropy change of system and entropy change of surrounding. Entropy change of system and entropy change of surrounding. And entropy change of surrounding. ठीक है, देखो जैसे चाय का जो प्याला है इसमें चाय ठंडी हो रही है ना, रैंडमनेस कम हो रही है। अब सोचिए पहले वो गर्म था, अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो उसकी रैंडमनेस कम हो रही है, बट सराउंडिंग की रैंडमनेस तो बड़ी होगी ना। सराउंडिंग पहले ठंडा था, चाय गर्म थी, चाय की रैंडमनेस कम हो रही है, तो चाय का डेलेस कम होगा, बट सराउंडिंग का तो डेलेस बढ़ रहा है ना, तो अल्टीमेटली हम पूरे डेलेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो रिएक्शन भी तो हो रहा है ना, चाय भी तो ठंडी हो रही है, चाय प्रोसेस, चाय का ठंडा होना भी तो प्रोसेस हो गया, वो हो रहा है, वो तो स्पॉन्टेनियस है, वो तो अपने आप हो रहा है, कुछ करना थोड़ा पड़ रहा है चाय को ठंडा करने के लिए, अपने आप चाय ठंडी हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है? सराउंडिंग की रैंडमनेस बढ़ रही है। भले आपके सिस्टम की रैंडमनेस कम हो रही है, उसकी रैंडमनेस भले नेगेटिव है, बट सराउंडिंग की रैंडमनेस तो बढ़ी है, तो जब आप ऐड करोगे तो इट विल बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन क्या बोल सकते हैं कि डेलेस टोटल इज इक्वल्स टू, या इसका एक और नाम क्या है, डेलेस यूनिवर्स। डेलेस यूनिवर्स is equal to sum of del S system plus del S surrounding, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं इक्वल नहीं है ना, मतलब दोनों का ऐसा सम होगा कि ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं। हाँ
जितना सिस्टम, नहीं देखो, वहां पे एयर के पार्टिकल्स में रैंडमनेस ज्यादा बढ़ेगी। सिस्टम क्या हो रहा है, सिस्टम लिक्विड था, उसने अपनी हीट रिलीज करी, वो हीट कहाँ गई, एयर के पार्टिकल्स में, तो एयर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उनकी रैंडमनेस बढ़ी, तो वो वैल्यू ज्यादा हो सकती है, अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बराबर ही है। ठीक है, हीट जो लॉस हुआ, हीट गेन, वो इक्वल है, रैंडमनेस इक्वल नहीं बोल सकते ना। आप जो बोल रहे हो वो हीट के लिए ट्रू है कि जितनी मैंने हीट लूज करी उतनी आपने गेन करी, वो ट्रू है, बट उसके कारण आपकी रैंडमनेस कितनी बढ़ी और मेरी कितनी कम हुई, वो जरूरी नहीं है कि बराबर। ठीक है, हो गया ये। क्योंकि चाय के पार्टिकल्स जब हीट लूज करते हैं तो थोड़ा वो नीचे चले जाते हैं या उनकी रैंडमनेस ऐसे कम हो जाती है, तो वैसे ही स्थिर है वहीं पर। बट जब गैसेस को वो हीट मिलती है तो वो तेज हो जाते हैं, इनकी रैंडमनेस ज्यादा बढ़ जाती है। तो अपन को देखना है कि दोनों की रैंडमनेस मिला के कितनी हो रही है, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वो प्रोसेस हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिखिए क्वेश्चन, नीचे लाइन में लिखना, if if del S total, if del S total is positive, process is spontaneous, process is spontaneous. Second line में, if del S total is negative, if del S total is negative, if del S total is negative, the direct process is non-spontaneous, the direct process is non-spontaneous, the direct process is non-spontaneous, reverse process may be spontaneous, कॉमा देखिए इसी में ही, reverse process may be spontaneous. Reverse process may be spontaneous. And third point लिखेंगे, if del S total is zero, if del S total is zero, the process is in equilibrium. The process is in equilibrium. The process is in equilibrium. ठीक है, नेक्स्ट अगला एक फिजिकल क्वांटिटी लिखे, अच्छा पहले सेकेंड लॉ डिफाइन तो करें। देखिए स्टेटमेंट सेकेंड लॉ का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए एंट्रोपी पढ़ लिए तो आप अपन सेकेंड लॉ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपन ने वहां पर डब्ल्यू क्यू और यू पढ़ा था, वर्क डन, हीट एंड इंटरनल एनर्जी, उसके बाद अपन ने फर्स्ट लॉ डिफाइन किया था। इन द सेम वे हम फर्स्ट लॉ को भी, सेकेंड लॉ को भी डिफाइन करते हैं, ये अब अपन एंट्रोपी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे, second law states that, second law states that the entropy of the universe is continuously increasing. The entropy of the universe, एक दो स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो और कर करके लिखेंगे नीचे, the entropy of the universe is continuously increasing, continuously increasing, is continuously increasing. ठीक है, और लिखना और करके, और एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, all spontaneous processes, all spontaneous processes, all spontaneous processes are accompanied by a, are accompanied by a net increase of entropy, are accompanied by a net increase in entropy, are accompanied by a net increase in entropy. That is, the total entropy change is positive. That is, the total entropy change is positive. ठीक है,
एक और लास्ट थर्ड स्टेटमेंट, all spontaneous processes are all spontaneous processes are all spontaneous processes are thermodynamically irreversible. All spontaneous processes are thermodynamically irreversible. Thermodynamically irreversible. ठीक है, हमने जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़े हैं उनके रिवर्स पॉसिबल नहीं है, वो सारे नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे हमने बोला था कि हॉट एंड से कोल्ड एंड में हीट का ट्रांसफर होना, पानी का डाउन द हिल आना, ये सब स्पॉन्टेनियस है, बट इनके रिवर्स वाले सब नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है कि कोल्ड एंड से वापस हॉट एंड में हीट आ जाए या पानी नीचे से ऊपर चला जाए। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट एक क्वांटिटी लिखेंगे, ये हमारी लास्ट थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, गिब्स फ्री एनर्जी। Gibbs free energy. Gibbs free energy denoted by G, capital G. Gibbs क्या हो गया? Gibbs free energy. Gibbs free energy, इसका definition लिखना, it is that thermodynamic quantity, it is that thermodynamic quantity, it is that thermodynamic quantity of a system, it is that thermodynamic quantity of a system the decrease in whose value during a process, the decrease in whose value during a process is equal to the maximum possible, is equal to the maximum possible, is equal to the maximum possible useful work, maximum possible useful work that can be obtained from the system, that can be obtained from the system. फिर से डेफिनेशन एक बार रीड कर रहा हूं, एक बार देखना वापस से। Gibbs free energy is that thermodynamic quantity of a system the decrease in whose value during a process is equal to the maximum possible useful work that can be obtained from the system. देखिए, आपका जब सिस्टम में वर्क डन होता है, जैसे अपन ने वर्क पढ़ा ना कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है एंड वर्क ऑफ कंप्रेशन होता है, तो ये कोई यूजफुल वर्क नहीं है। देखो, कभी भी हम कोई वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी डिक्रीज होती है ना, मतलब अभी आपके पास एनर्जी है, यू आर डूइंग सम वर्क, राइट, तो वो एनर्जी कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि दैट एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सम यूजफुल वर्क, राइट। तो दैट चेंज इज नोन एज गिब्स एनर्जी चेंज, मतलब एक सिस्टम के बाद जो एनर्जी है उसको हम गिब्स एनर्जी बोल रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम कुछ यूजफुल वर्क कर सकते हैं, और वर्क करने के बाद ये एनर्जी कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली डेल जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। क्या बोलते हो? क्योंकि मान लो पहले आपकी एनर्जी 50 जूल थी, सिस्टम की एनर्जी 50 जूल थी, इट हैज डन सम यूजफुल वर्क, अब वो कम होकर के 20 हो गई है, तो 20 माइनस 50 विल बी माइनस 30, तो गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज में क्या हो जाएगा? डेल जी। क्या हो जाएगा? डेल जी। जैसे भी अपन सबका चेंज निकाले वैसे इसका भी चेंज निकालेंगे, ठीक है। बट दिस एनर्जी, जो आपको एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना, ये किस में कन्वर्ट हुई है? यूजफुल वर्क में। जो भी एनर्जी का लॉस हुआ है वो एक्चुअली में कन्वर्ट किस में हुआ है? कुछ वर्क में, ठीक है। तो गिव्स एनर्जी का मतलब होता है इट इज द एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क, ठीक है। ओके, नीचे लाइन में लिखना, इट आल्सो हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। It also helps in predicting the spontaneity of the process. Predicting the spontaneity of a process. Mathematically इसका एक relationship लिखना. Mathematically it can be represented by the equation.
mathematically it can be represented by the equation. Mathematically it can be represented by a equation G is equals to H minus Ts. G is equals to H minus Ts, जहां पे आपका H क्या है, एंथैल्पी, हीट कंटेंट, T क्या है, टेम्परेचर, और S आपका एंट्रोपी. नीचे लिखना वेयर H इज द हीट कंटेंट, H है आपका हीट कंटेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब उस समय का टेम्परेचर जो रहा होगा जब प्रोसेस हुआ होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एंड थर्ड, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो इसी से अपन G1 G2 निकालें क्या, फिर चेंज निकाल लेंगे. तो नीचे लिखेंगे फॉर अ आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर अ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल ले लिया मतलब T कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि T चेंज नहीं होगा, T1 T2 नहीं करेंगे, पर हाँ H1 और S1 जरूर करेंगे, H2 और S2. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी हैव, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी हैव G1 is equals to H1 minus TS1 and G2 is equals to H2 minus TS2. ये हमारा हो गया इनिशियल स्टेट का. देन आपका सिस्टम ने कुछ काम किया होगा, यूजफुल वर्क, तो उसकी एनर्जी फाइनल स्टेट में ये हो गई. ठीक है, इसको माइनस करेंगे डेल जी निकालने के लिए. देयरफॉर डेल जी क्या हो जाएगा, G2 माइनस G1, दैट विल बी H2 माइनस TS2 माइनस H1 प्लस TS1. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो H2 माइनस H1 को क्या लिख सकते हो, डेल H. इधर से अगर S2 माइनस S1 रखना चाहते हो आप, तो बाहर क्या रखना पड़ेगा, प्लस T की माइनस T, सोच लो अच्छे से, है ना, माइनस, तभी आएगा माइनस TS2 प्लस TS1 आएगा. और इसको आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, डेल S. तो डेल जी फाइनली क्या हो गया, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस. और इसको हम कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. ये यूज करेंगे अभी अपन आगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. और गिब्स ही सबसे बेस्ट क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करने का. क्यों, अकेला एस नहीं कर पा रहा था, अकेला एच भी नहीं कर पा रहा था, पर आप देखो जी के इक्वेशन में एच और एस दोनों हैं. सुन रहे क्या, तो डेल जी की हेल्प से हम स्पॉन्टेनिटी डिफाइन कर पाएंगे. एम आई क्लियर. और देखो डेल जी के रेस्पेक्ट में तो एक ही चीज है कि अगर कुछ काम हो रहा है तो एनर्जी कम होगी, तो डेल जी क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियसली, नेगेटिव. अरे अभी तो अपन बात किए थे कि डेल जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए प्रोसेस के लिए. तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल जी शुड बी नेगेटिव. वो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है बताने का. क्योंकि डेल एस से अपन अकेले डेल एस की हेल्प से नहीं बता सकते, डेल एच की हेल्प से भी नहीं बता सकते, ये इक्वेशन में दोनों है. तो डेल जी जिसका नेगेटिव मतलब वहां वर्क हुआ है, तभी तो एनर्जी कम हो गई सिस्टम की. दैट एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सम यूजफुल वर्क. ठीक है, तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस डेल टी एस. ये नाम लिख लो ना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. हाँ, और आपको डेल एच तो लिखने की जरूरत नहीं कि डेल एस और डेल एच क्या है. डेल एच इज एंथैल्पी चेंज एंड डेल एस इज एंट्रोपी चेंज. ठीक है, ठीक है. तो जब गैस एक्सपैंड होती है ना, जब गैसेस एक्सपैंड होती है तो दे आर डूइंग सम वर्क, बट वो वर्क किसी काम का नहीं है. दैट इज नोन एज वर्क ऑफ एक्सपेंशन या नॉन यूजफुल वर्क है. उसके अलावा जो भी वर्क डन होता है ना, उसको कहते हैं अपन यूजफुल वर्क डन. ठीक है, तो एक नीचे लाइन में लिखना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ डेल यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं ना अपन, क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस, ऐसे तो लिखते हैं फर्स्ट लॉ. हाँ, और इस वर्क को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेल यू प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन
जिसको अपन पी भी बोल देते हैं, प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, यानी यही अपना यूजफुल वर्क है, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में पुट करते हैं, एक्सपेंशन वर्क इज गिवन बाय पी डेल वी, एक्सपेंशन वर्क इज गिवन बाय पी डेल वी, एक्सपेंशन वर्क इज गिवन बाय पी डेल वी, पुट कर दो वैल्यू पी डेल वी, क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, पी डेल वी। और पी डेल वी को क्या लिख सकते हैं, डेल यू प्लस पी डेल वी क्या होता है, हाँ, डेल एच, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस टीवी, है ना। तो आप इसको एट एट कांस्टेंट प्रेशर करके लिख सकते हो ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी, रिप्लेस कर देना, क्यू इज इक्वल्स टू डेल एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, ज्यादा क्लियर है। क्यू को भी रिप्लेस करते हैं, नीचे लाइन में लिखना, हाँ क्या हो गया कंफ्यूजन, हाँ लिखो, हुआ, हाँ चलो क्यू को भी चेंज करते हैं अपन डेल एस से, तो क्या होता है, अपन अभी अभी फॉर्मूला पढ़े ना डेल एस का, देखो नीचे, वी नो दैट डेल एस इज इक्वल्स टू, वी नो दैट डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ऐसा कुछ लिखे थे ना, हाँ, तो क्यू की जगह डाल दो टी डेल एस, क्यू की जगह टी डेल एस आ जाएगा यहाँ पे, तो टी डेल एस इज इक्वल्स टू डेल एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, दिख रहा है। अब यहां से अगर थोड़ा सा अपन चेंज करें तो आपको डेल जी मिल जाएगा, कैसे, देखो डेल जी अपना क्या था, डेल एच माइनस टी डेल एस, यहां ला सकते हैं ऐसा कुछ, बस वो वर्क माइनस हो जाएगा, कैसे, माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, और इसको अपन रिप्लेस कर देंगे डेल जी से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो डेल जी क्या आया, हाँ, और ये इसको इधर ले आना नेगेटिव को, वर्क कैसे नेगेटिव होगा ना, तो वर्क इज इक्वल्स टू वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, जिसको अपन यूजफुल वर्क भी बोलते हैं, और यूजफुल वर्क, वर्क यूजफुल इज इक्वल्स टू माइनस डेल जी, हाँ आना भी चाहिए, आ भी रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली अपन बोल सकते हैं कि दिस एनर्जी चेंज या एनर्जी लॉस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सम यूजफुल वर्क, ये सब क्यों, ये बताने के लिए कि मैं जो आपको बता रहा था ना शुरू में कि जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है वो यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां दिख भी रहा है, हाँ ठीक है। इसको एक लाइन लिखना नीचे जो अपन एंड किए वहां पर, हेंस द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, हेंस द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, हेंस द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हेंस द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, hence the decrease in free energy of the system
is a measure of useful work done. Is a measure of useful work done. Is the measure of useful work done. Is the measure of useful work done. ठीक है. अब जैसे अपन ने इसके पहले वाले टॉपिक में स्पॉन्टेनिटी को डेलेस के हेल्प से बताया था ना कि डेलेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो स्पॉन्टेनियस होगा, इक्वल टू जीरो में इक्विलिब्रियम होगा और लेस देन जीरो में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. इन द सेम वे अपन अब डेल जी के रेस्पेक्ट में बताएंगे. ठीक है, तो अगला हेडिंग डालना स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ डेल जी, फ्री एनर्जी चेंज. Spontaneity in terms of free energy, Gibbs free energy change. Spontaneity in terms of free energy change. Spontaneity in terms of free energy change. ठीक है, चलिए we know that del G is equals to Gibbs Helmholtz equations देखेंगे. We know that del G is equals to del H minus T del S. Del H minus T del S. ठीक है, तो नीचे लिखेंगे the above equation consists of two factors. The above equation consists of two factors. The above equation consists of two factors. हाइफन डाल के एनर्जी फैक्टर डेल एच, एनर्जी फैक्टर डेल एच, एनर्जी फैक्टर डेल एच, और दूसरा फैक्टर क्या है? एंट्रोपी फैक्टर टी डेल एस. एंट्रोपी फैक्टर कॉमा देखिए, एंट्रोपी फैक्टर टी डेल एस, एंट्रोपी फैक्टर टी डेल एस. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डेल एच एंड टी डेल एस, डिपेंडिंग अपॉन द साइंस कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डिपेंडिंग अपॉन द साइंस SIGNS, साइंस ऑफ डेल एच एंड टी डेल एस, del H and T del S, following possibilities arise. Following possibilities arise. Following possibilities arise. पहला लिखना both del H and T del S are negative. दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं. When both del H and T del S are negative, that is hyphen डाल के लिखना, that is energy factor favors the process, energy factor favors the process, but randomness factor opposes it. Energy factor favors the process, but randomness factor opposes it. ऐसा अपन क्यों लिखे कि एक फेवर कर रहा है दूसरा अपोज कर रहा है? क्योंकि हमें पता है कि प्रोसेस कब होता है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, एंड प्रोसेस कब होता है, टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस. आप खुद सोचो, अगर डेल एच नेगेटिव है तो ये तो मिनिमम एनर्जी की तरफ जा रहा है. समझ लो कैसे डेल एच नेगेटिव हुआ? H1 की वैल्यू ज्यादा थी, H2 की वैल्यू कम हो गई, मिनिमम एनर्जी हुई ना, तब तो डिफरेंस नेगेटिव आया. तो डेल एच का नेगेटिव होना अच्छी बात है प्रोसेस के होने के लिए, पर डेल एच का नेगेटिव होना एक सोचने वाली बात है कि ये तो फैक्टर, ये कौन सा फैक्टर है, ये अपोज कर रहा है, ये थोड़ा जा रहा है मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ, ये तो जा रहा है मिनिमम रैंडमनेस की तरफ. अब सोचिए आपको दो लोग हैं, एक किसी चीज के लिए फेवर कर रहा है आपको, और दूसरा कोई आपको उस चीज के लिए अपोज कर रहा है ना. तो जो ज्यादा होगा अल्टीमेटली वो जीतेगा. मतलब अगर फेवरिज्म ज्यादा आ रहा होगा तो अल्टीमेटली वो बात सही होगी, पर अगर अपोजिशन ज्यादा होगा तो बात गलत हो जाएगी. राइट, यहां भी दो चीज हो रही है, एक प्रोसेस को एक फैक्टर फेवर कर रहा है, कौन सा फैक्टर, डेल एच, और एक फैक्टर अपोज कर रहा है, नहीं होने दे रहा है. तो अगर वो अल्टीमेटली प्रोसेस को होना है तो फेवरिज्म ज्यादा होना चाहिए और अपोजिशन कम होना चाहिए. मतलब डेल एच शुड बी मोर नेगेटिव, डेल एच शुड बी मोर नेगेटिव,
टेलेस शुड बी लेस नेगेटिव, यानी कि फेवरिज्म कम, सॉरी फेवरिज्म ज्यादा, ऑपोजिशन कम, तब वो प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस कब नहीं होगा? जब ऑपोजिशन ज्यादा होगा और फेवरिज्म कम। और जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो होगा ही नहीं, जितना फेवर कर रहा है उतना ही अपोज कर रहा है, मत करो, रहने दो। समझ रहे हैं क्या? अरे हाँ या ना? मतलब आप ऐसे समझो, किसी चीज का आप रिव्यू सुनते हो, तो बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू सुनते हो तो आप जाते हो वहां पर, राइट? और बहुत बुरा बुरा रिव्यू सुनोगे तो जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। तो यहाँ वही चीज हुआ, फेवरिज्म ज्यादा हुआ, ऑपोजिशन एक दो लोग ही खराब बोले, बाकी 10 लोग सही बोले, एक खराब बोल दिया, तो आज जाते हैं, फेवर हुआ है, ज्यादा फेवरिज्म हुआ है। पर अगर उसी चीज के लिए ऑपोजिशन ज्यादा है, नहीं यार मत जाना, एकदम घटिया जगह है, 10 में से 8 लोग मना कर दिए, 2 लोग बोल रहे हैं, तो फेवरिज्म कम है, ऑपोजिशन ज्यादा है, तो आप नहीं जाओगे वहां पर। और अगर 5 लोग हैं तो आप सोचोगे कि जाए कि नहीं जाए, मतलब आप एक दुविधा में रहोगे, इक्विलिब्रियम 50-50। समझ रहे हैं क्या? बट यहाँ पे अपन को कराना है कि प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमारा डेल एच का होना ज्यादा नेगेटिव होना जरूरी है, यानी कि डेल एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, एक फेवर कर रहा है, दूसरा अपोज कर रहा है, तो फेवरिज्म ज्यादा होना चाहिए, यानी कि डेल एच का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए टी डेल एच से। क्लियर है? अरे हाँ या ना? हाँ। डेल एच कहाँ होता है पॉजिटिव? दोनों हो सकता है डेल एच, तो डेल एच दोनों हो सकता है ना, एंडो के लिए पॉजिटिव, एक्सो के लिए नेगेटिव, और दोनों प्रोसेस होते हैं नेचर में। ठीक है, आगे बढ़े क्या? अरे हाँ या ना? अब अगर डेल एच टी डेल एच से बड़ा है, यानी कि मान लीजिए ये -5 है और ये -8 है, नेगेटिव में तो छोटा नंबर बड़ा होता है ना, है ना? तो जब ये आप ऐड करोगे ना, -5 माइनस, एक्चुअली मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं अपन, ठीक है? तो ये अपन ऐसा करते हैं इसको, -5 माइनस ऑफ -2, तो आंसर क्या आएगा? -5 + 2 -3। तो डेल जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव। फेवरिज्म ज्यादा हुआ है, प्रोसेस होगा, और उस समय डेल जी क्या आया है? नेगेटिव। ठीक है, तो क्या लिखा अपन? पहला प्रोसेस, व्हेन बोथ आर नेगेटिव, इसमें एक केस लिखना नीचे, इफ 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 डेल एच बोथ आर नेगेटिव के लिए अपन केसेस लिख रहे हैं, इफ del H is greater than T del S, if del H is greater than T del S, the process is spontaneous, यानी कि फेवरिज्म ज्यादा है, ऑपोजिशन कम है। del H is greater than T del S, the process is spontaneous, और इस केस में del G क्या आएगा? and del G is negative, मतलब स्पॉन्टेनियस के समय del G नेगेटिव होना चाहिए, यही बोल रहे हैं अपन। ठीक है, सेकेंड लिखना इसी में ही, इफ del H less than T del S, यानी कि फेवरिज्म कम है, ऑपोजिशन ज्यादा है। सुन रहे हैं क्या? फेवरिज्म कम है, ऑपोजिशन ज्यादा है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, लिखेंगे कॉमा डाल के, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और इस केस में आपका डेल जी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, कॉमा डेल जी इज पॉजिटिव, डेल जी इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड थर्ड, अगर दोनों इक्वल है, इफ del H is equals to T del S, is equals to T del S, तो कॉमा देके लिखेंगे, प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, हाँ, del G 0, del G is equals to 0। ये तो तब बात हुई जब दोनों नेगेटिव है। ठीक है, P लिखना, इफ del H and T del S both are positive, if del H and T del S both are positive। अब बताओ कौन अपोज कर रहा है, कौन फेवर कर रहा है? del H अपोज कर रहा है और del S फेवर कर रहा है, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है पर एनर्जी कम नहीं हो रही है। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा ना कि del H पॉजिटिव वाले प्रोसेस नहीं होते, होते हैं, पर वो रैंडमनेस बढ़ने के कारण होते हैं। सुन रहे हैं क्या? दे आर हैपनिंग बिकॉज उनका रैंडमनेस फैक्टर ज्यादा है, वो मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ जा रहे हैं। दोनों में से एक फैक्टर तो
फेवर करना चाहिए, तभी प्रोसेस होगा। ठीक है, अभी यहां पर ये फेवर कर रहा था, ये अपोज, अभी ये अपोज, ये फेवर। अब इस केस में टी डेल एस का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए डेल एस से, अगर आप प्रोसेस करवाना चाहते हो तो फेवरिज्म ज्यादा होना चाहिए, ऑपोजिशन कम होना चाहिए। तो इसमें भी अपन 3 केस लिखेंगे, लिखना इफ, अच्छा आज बहुत पॉजिटिव हाइफन डाल के लिख तो लो, एनर्जी फैक्टर ऑपोजिस बट रैंडमनेस फैक्टर फेवर्स इट, एनर्जी फैक्टर ऑपोजिस बट रैंडमनेस फैक्टर फेवर्स इट। अब इसमें तीनों केस में इफ del H greater than T del S, process is not spontaneous, del G पॉजिटिव आएगा। इफ del H लेस देन T del S, यानी फेवर ज्यादा है अपोजिशन कम है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, और इस केस में del G क्या आएगा आपका नेगेटिव, और अगर दोनों बराबर हैं तो प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, del G इज इक्वल्स टू 0। अभी तक तो दोनों में अपन को यही समझ में आया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए del G का वैल्यू सॉरी नेगेटिव होना चाहिए। अपन यही तो डिराइव कर रहे हैं, हमारा हेडिंग यही है, वी आर ट्राइंग टू डिफाइन स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ del G। ठीक है, दो केस और है, क्योंकि अभी तो दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो गए ना, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव। तो थर्ड केस लिखना सी, इफ सॉरी व्हेन del H is negative, when del H is negative but T del S is positive। अभी क्या है, कौन फेवर कर रहा है कौन ओपोज कर रहा है, और दोनों फेवर कर रहे हैं, तो ये तो प्रोसेस होगा ही होगा, हर कंडीशन में होगा, हर कंडीशन में होगा ये प्रोसेस, है ना। यहां पर एबीसी नहीं लिखेंगे, तो इसमें हाइफन डाल के लिखो, बोथ फैक्टर्स फेवर्स द प्रोसेस, बोथ फैक्टर्स फेवर्स द प्रोसेस, बोथ फैक्टर्स फेवर्स द प्रोसेस। तो इसका del G हमेशा नेगेटिव आएगा ना, सोचो del G इज इक्वल्स टू H का वैल्यू -5 है, del H माइनस T, T del S का वैल्यू भी आपका क्या है पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आपका लेट्स से -7। तो हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा वैल्यू, है ना, तो मतलब 5 भी हुआ तो -5, हमेशा नेगेटिव आएगा वैल्यू, सुन रहे हैं क्या। तो क्या लिखे, both factor favors the process, comma the process will be highly spontaneous, the process will be highly spontaneous and del G will be highly negative, the process will be highly spontaneous and del G will be highly negative। and last case फटाफट लिख लो तो खुद से, process will be highly spontaneous and del G will be highly negative, और लास्ट प्रोसेस लास्ट केस del H आपका पॉजिटिव है और T del S आपका नेगेटिव, अब दोनों अपोज कर रहे हैं, आप कुछ भी कर लो प्रोसेस नहीं होगा। तो यहां पे हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस एंड G आपका हाईली पॉजिटिव। तो कंक्लूजन क्या है अपना चारों केस को देख करके, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस del G should be negative, for a process to be non-spontaneous del G should be positive, और इक्विलिब्रियम में for process to be equilibrium del G should be 0। ये कंक्लूजन निकला फाइनल, ठीक है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकाले अपन कि किसी भी प्रोसेस को होने के लिए उस प्रोसेस का गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है चारों केसेस, ठीक है। एक टॉपिक और बचा है लास्ट अपना, क्योंकि अभी अपन ने टेम्परेचर को ध्यान नहीं दिया ना, अभी अपन टेम्परेचर नहीं देख रहे थे, सुन रहे हो क्या। टेम्परेचर का चेंज में क्या होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी अपन ने टी डेल एस को एक साथ ले लिया ना, हमने टेम्परेचर की बात ही नहीं करी कुछ, ठीक है। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू, फिजिक्स के लिए इसी लिंक में रहेंगे।